की शिकायत की है। हो सकता है ये तो देखना निर्वाचन आयोग का कार्य है, निर्वाचन आयोग को स्वयं देखना चाहिए। और कई जगह शिकायतें आई है, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उन्होंने सड़क पर कब्जा कर लिया है, सड़क बाधित कर लिया है, जो कोई नहीं कर सकता है। कहीं अनापत्ति नहीं ली गई है, न अनुमति मिली है। और इसमें हम कांग्रेस पार्टी को कुछ कहना नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग क्या निर्णय लेता है इस बात पर कांग्रेस की नजर रहेगी। वहीं शर्मा के इन आरोपों को रमेश बैस ने चुनावी स्टंट बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बैस ने कांग्रेस को आरोपों की जांच कराने की चुनौती भी दे दी है। आरोप लगाया है, अगर हमने कोई नियम के विरुद्ध काम किया है, चुनाव आयोग से शिकायत कर ले। जहां पर सामियाना लगा है, चुनाव आयोग हटवा सकता है, हटवा दे। उस टिप्पणी पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। सूरज की तपन के साथ ही सियासत का पारा भी अपनी पूरी चढ़ाई पर है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना यह है कि कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग कितनी तवज्जो देता है। विक्रम मिश्रा, पर्स न्यूज, रायपुर ब्यूरो। उधर कोरबा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री चरणदास महंत ने पर्चा दाखिल कर दिया है। नामांकन के वक्त महंत के साथ नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री रामचंद्र सिंहदेव, विधायक जय सिंह अग्रवाल और पूर्व विधायक भोगराम कंवर मौजूद रहे। चरणदास महंत ने अपना नामांकन 4 सेट में दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए चरणदास महंत ने कहा कि यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल में जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया, इसलिए इस बार भी यूपीए की ही सरकार बनी। पिछले 10 यूपीए लोकसभा का चुनाव है। यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल में जो सारे काम किए हैं, जितना काम किया है, आज तक किसी भी सरकार ने किसी भी 10 साल के कार्यकाल में नहीं किया। हमने मनरेगा दिया, हमने जमीन का कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया, आने वाले राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया, अब हम राइट टू फूड भी दिया, अब आने वाले राइट टू हेल्थ देने का हमने वादा किया है। आने वाले समय में हमने राइट टू पेंशन देने का वादा किया है। आने वाले समय में हमने राइट टू होम देने का वादा किया है। तो ये जो कानूनन हम लोगों को शक्तिशाली बना रहे हैं, वो हमारे लिए दृढ़ विश्वास है कि चुनाव कांग्रेस निश्चित। और उधर रायपुर से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बैस ने भी पर्चा दाखिल किया। रमेश बैस पूरे लाव लश्कर के साथ पर्चा भरने पहुंचे। कार्यकर्ताओं के पूरे काफिले के साथ पहुंचे बैस के साथ मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल, राजेश मूनत, विधायक श्रीचंद सुंदरानी मौजूद थे। नामांकन भरने के पहले रमेश बैस से खास बातचीत की पर्स न्यूज संवाददाता विक्रम मिश्रा ने। यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है रायपुर संसदीय क्षेत्र से रमेश बैस नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर एक तरीके से आप नजारा देख सकते हैं कि लाव लश्कर और जुलूस पूरे तौर पर उनके साथ है और यहाँ पर एक तरीके से पूरी वानगी देखने को मिल रही है। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, आप नॉमिनेशन करने जा रहे हैं बैस जी, क्या है पूरा मामला, कैसा है? अब चुनाव में नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह है और सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस 9 विधानसभा जो है सारे कार्यकर्ताओं को बुलाकर नॉमिनेशन भरें और इसीलिए आज सारे कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और पूरे जोश के साथ आज नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं। जीत की यूएसपी क्या है? जिस तरीके से भारी लाव लश्कर और शक्ति देखने को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की, क्या जीत की सप्तमी आप पूरी करेंगे? बिल्कुल, जीत तो पहले से आम जनता की चर्चा का विषय बन चुका है। ये खाली रायपुर लोकसभा ने, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आम जनता उसको स्वीकार कर रही है और रायपुर लोकसभा सीट तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आज नॉमिनेशन फॉर्म के लिए जो कार्यकर्ता आए हैं, उनका जो उत्साह है, इसको देखने से ही पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी रायपुर सीट जीतेगी। कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित करने में काफी देर किया था, उसका कितना फायदा आपको मिलेगा? अगर पहले भी किए थे, बाद में भी किए, वो हम प्रत्याशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमने जो विकास किए हैं, इनके बलबूते पर हम चुनाव जीतते हैं। ये मानते हैं मोदी की लहर यहाँ पर चल रही है कारगर? नरेंद्र मोदी की भी लहर है, डॉक्टर रमन सिंह की लहर है। हमने पिछले 10 साल में प्रदेश का जो विकास किया है, हमारे मंत्रियों ने जो काम किए हैं और इसलिए पुनः छत्तीसगढ़ में तीसरी बार सरकार बनी है। अब केंद्र की बारी है। 2 कद्दावर मंत्री आपके साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं तो बहुत ताकतवर लग रहा हूं। मैं
यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जनाधार यहाँ देखने को मिल रहा है, उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो जा रहा है कि ये लगातार जनता के विकास के लिए काम करेंगे और जनता जो है इनके पक्ष में है और पूरा माहौल इनके लिए बन चुका है। कैमरा पर्सन अविनाश चौबे के साथ विक्रम मिश्रा, पल्स मीडिया, रायपुर। उधर रायपुर संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी रमेश बैस के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन सीएम रमन सिंह ने किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद सीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया और लोगों से रमेश बैस को जिताने की अपील की और कहा कि बीजेपी प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। इस बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी में शामिल होने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक और झीरम घाटी हमले में घायल नेता डॉक्टर शिव नारायण द्विवेदी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं की उपेक्षा की जाती है। लोकसभा नामांकन और जो अभूतपूर्व जो आज उत्साह दिख रहा है, कार्यकर्ताओं में जोश खरोश दिख रहा है, ये तय हो चुका है कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी रायपुर में प्रचंड बहुमत से जीतेगी और रमेश बैस जी को जनता का सभी विधानसभाओं में अभूतपूर्व समर्थन है। गांव-गांव में उत्साह का वातावरण है और हम मान सकते हैं कि रायपुर सहित 11 में 11 लोकसभा सीट हम जीत जाएंगे। वजह केवल ये है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्र की मजबूती करने के लिए, प्रधानमंत्री बनाने के लिए और झीरम घाटी में हम लोगों के साथ में जो घटनाक्रम हुआ था और कांग्रेस पार्टी ने हमारे को वादा करके मुकर गई और अपमानित महसूस कर रहे थे हम लोग, वहाँ पर अपने आप में ग्लानि हो रही थी, इसको अपना अपमान हो रहा था हमको, अपमान हम वहाँ से पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में और रमेश बैस जी के नेतृत्व में प्रवेश किया। उधर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक तरफ तो कांग्रेसियों के बीजेपी में शामिल होने पर खुशी का इजहार किया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामने वाली करुणा शुक्ला पर कटाक्ष भी किया। पुरुषोत्तम साहू ये थोड़ा दुखी थे, मगर इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम से मैंने सब दुख को सह लिया है और जिनका दुख था वो कांग्रेस में चली गई है तो इधर आ गया। उनका बड़ा दुख टल गया। वो बोल रहा था पहले चल देती तो मैं पहले आ जाता। और आइए यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द होंगे हाजिर। इस देश का फ्यूचर आप लोगों के हाथ में है। इलेक्शंस पास आ रहे हैं तो आपके वोट का अधिकार का पूरा इस्तेमाल कीजिए। और IRCTC पेश करते हैं माता वैष्णो देवी अमृतसर और शिरडी यात्रा। माता वैष्णो देवी यात्रा रेगुलर डिपार्चर 3 nights and 4 days accommodation, pick and drop facility, yatra slip in just ₹1900 per person on triple occupancy. Amritsar tour package on every Saturday, 1 night and 2 days accommodation, pick and drop facility, sightseeing in just ₹5,050 per person on triple occupancy. Shirdi Dham Darshan, 4 night and 5 days accommodation, transfer and sightseeing meals in just ₹5,250 per person on triple occupancy. Call now for booking 011-4356-5000, 8860002904, and for more information log on to www.pulsetourism.net. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह भी चुनाव मैदान में है। राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी अभिषेक सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता उमाशंकर शर्मा ने।
छत्तीसगढ़ के सबसे हॉट सीट पर राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से अभिषेक सिंह, डॉक्टर रमन सिंह के बेटे चुनाव मैदान पर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं चुनाव संबंधी, जो उन्होंने लगातार प्रचार अभियान के दौरान देखा है, जनता के बीच जाकर सुना है। जी, तमाम अटकलों के बीच आपकी जो उम्मीदवारी रही, लोगों को चौंकाया भी है, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या संगठन का दबाव था या आपकी खुद की इच्छा थी? क्या ऐसी क्या बात थी जिसके चलते आप चुनाव मैदान में? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ये परंपरा रही है कि पार्टी जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व देती है, कार्यकर्ता उसे सहर्ष स्वीकार करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, विश्वास मुझ पर जताया है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में न सिर्फ चुनाव के परिणाम के बाद, बल्कि आने वाले 5 सालों में उनके इस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। आप राजनीति में आ चुके हैं, अब आपने क्या विशेष कुछ तैयारी की है? हमने सुना है कि आपने अभ्युदय संस्थान से भी कुछ समय प्रशिक्षण लिया है, लगातार वहां रहकर लोगों की समस्याओं और उसके संबंधी जो भी बातें थी उसको करीब से जानने का प्रयास किया। राजनीति में आने का प्रशिक्षण क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने आप को और लोगों को बेहतर ढंग से समझ सकूं, उनकी समस्याओं को, उनके जीवन को, उनके जीवन की प्राथमिकताओं को, उनके जीवन की जुड़ी हुई बारीकियों को समझकर विकास की दिशा में एक सुनियोजित ढंग से, एक सुनियोजित तरीके से हम रणनीति बनाकर हर गांव के विकास के लिए, हर शहर के विकास के लिए, हर तबके के विकास के लिए योजनाएं जमीन पर इम्प्लीमेंट कर सकें। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह जो है वो काफी बड़े फेस हैं भाजपा के लिए भी और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भी। आप चुनावी प्रचार पे निकले हुए हैं, लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं। आपकी व्यक्तिगत छवि और डॉक्टर साहब की छवि, कौन सी छवि भारी पड़ती थी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। और पिछले 10 साल से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार इस प्रदेश में सरकार बनाई है और लोगों का भरोसा जीता है। और उस भरोसे का लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के 11 लोकसभा में हर उम्मीदवार को बराबर मिलेगा। सबसे यंग और सबसे पढ़े लिखे हैं, खासकर भाजपा के कैंडिडेट के तौर पे, आपकी जो पढ़ाई है, आपका वेल लर्न होना जो है वो किस प्रकार से आपको मदद कर रहा है इस चुनाव में? मुझे लगता है कि शिक्षा के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, वो है संस्कार। और भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझको जो मिले हैं, हमको बताते हैं कि हमारी क्षमताओं का उपयोग जनता की सेवा में, उनकी समस्याओं को समझने में, क्षेत्र की विशेषता को समझकर उस क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर विकास को कराने में मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि मेरी शिक्षा का उपयोग बेहतर तरीके से कार्यों को क्रियान्वित करने में होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। जिस प्रकार के उम्मीदवार यहाँ मैदान पर हैं, खासकर कांग्रेस से हैं, आप पार्टी से हैं, इनके बीच में आपकी उपस्थिति जो है वो चौंका देने वाली जरूर है, पर आपको क्या लगता है आपकी उपस्थिति इनसे किस प्रकार से भिन्न है? इसमें चौंकाने की क्या बात है? मुझे लगता है कि लोकतंत्र का नियम है कि हर आदमी स्वतंत्र है अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने में, हर पार्टी स्वतंत्र है अपनी दावेदारी को लेकर आगे बढ़ने में। और लोकतंत्र की इस प्रक्रिया का मैं स्वागत करता हूं, सबको शुभकामनाएं देता हूं। जनता से मिलना और लोगों से बात करना, उनसे मतदाताओं से सीधे रूबरू होना एक प्रकार की कला है। इस कला को आप बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी कोई कमी है जिसके चलते आप जनता से सीधे तौर पे मिल नहीं पा रहे हैं? और जनता के बीच में कभी किसी भी प्रकार की कोई चीज बाधक बनेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति दिल से सोचे और दिल से लोगों के साथ जुड़कर काम करे, और उसका प्रयास मैं कर रहा हूँ। राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नक्सल प्रभावित है। यहाँ पे महिलाओं की ज्यादा संख्या है, युवा भी काफी संख्या में है। इनके लिए आप कोई विशेष योजना जो आपके दिमाग में चल रही है कि ये जीत के आने के बाद इन पर इम्प्लीमेंट किया जाए या इस योजना का पूरी तरह से लागू किया जाए, क्या मानते हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो हमारे युवा हैं, उनको हमको रोजगार के माध्यम से किसी न किसी तरीके से स्वरोजगार के रूप में प्रेरित करके शिक्षा के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरे नक्सलवाद के खिलाफ
सरकार की रणनीति पहली होनी चाहिए विश्वास जीतने की, दूसरी विकास करने की, और साथ साथ सुरक्षा। इन तीनों आयामों पर अगर काम होंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमको एक ठोस परिणाम देखने को मिलेगा। डॉक्टर रमन सिंह के जो विकास का जो मॉडल है वो पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में माना जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि जमीनी स्तर पर वो विकास पहुंच पाया है? निश्चित रूप से पहुंच पाया है, और इसका परिणाम एक बार नहीं 2 बार हम विधानसभा चुनाव के रूप में देख चुके हैं। लेकिन मैं ये भी मानना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत सारे काम और भी करने हैं। हमको बहुत सारी चीज़ों में सुधार और भी लाना है, और यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है। जैसे किसी गांव में पहले पानी नहीं था तो पानी की समस्या थी, पानी की समस्या के आने के बाद शिक्षा की समस्या आती है, तो क्रमशः अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं और क्रमशः उनका निदान भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि उस प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उल्लेखनीय कार्य किया है। जिले के विकास के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने काफी कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, खासकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। लेकिन बुनियादी तौर पर यदि देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रही है। हमने गांव में देखा है कई ऐसे जगह हैं जहां पर ये सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। बेरोजगारी की समस्या कमोबेश बनी ही हुई है। क्या चाहते हैं? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में शिक्षा कर्मियों की भर्ती रोजगार की दिशा में एक अपने आप में महत्वपूर्ण कदम था। अब शिक्षकों के साथ और शिक्षा कर्मियों के साथ हम अपने विद्यालयों की शिक्षा कैसे सुधार सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, उनको किस तरह से प्रेरित कर उनको मोटिवेट करके, उनको ट्रेनिंग देकर, अपने स्कूल की व्यवस्था को बेहतर रूप से सुधार कर, मुझे लगता है कि इस दिशा में सोचा समझा विश्व स्तरीय देश के प्रमुख बुद्धिजीवियों से सलाह लेकर जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इस दिशा में एक कार्य योजना बनानी चाहिए और उसको जमीन पर हमारे स्कूलों में, गांव में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। निश्चित रूप से ये एरिया ऐसा है जिसमें पूरी आने वाली पीढ़ी को हम एक अच्छे भविष्य की ओर लेकर जा सकते हैं। चुनाव के बाद कहीं ना कहीं आप भी उस स्थिति में रहेंगे, एक पार्टी का हिस्सा बन करके। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो पार्टियों की स्थिति है, खासकर उससे जुड़े हुए लोगों की जो स्थिति है, आपको नहीं लगता कि जो लोग जुड़े हुए हैं पार्टी से या पार्टी की जो मौजूदा स्थिति है उससे आम आदमी जो है उसकी सोच जो है वो बदल रही है? निश्चित रूप से मैंने जो देखा है, जनता की अपेक्षाएं और जनता की जागरूकता निश्चित रूप से पिछले 10 सालों में बढ़ी है और लोकतंत्र के लिए ये अच्छे संकेत हैं। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि आज से 15 साल पहले जब चुनाव होते थे तो शायद विकास मुद्दा नहीं होता था, लेकिन आज इस देश में कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव में विकास को छोड़कर यदि मैदान पर आती है तो निश्चित रूप से उसकी हार होती है। तो जनता के मन में, मस्तिष्क में, उनकी कॉन्शियसनेस में विकास एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभरा है और आने वाले समय में जवाबदेही और पारदर्शिता, मुझे लगता है कि लोगों की अपेक्षाएं पॉलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से इस ओर जा रही हैं और जो पार्टी अपने आप को बेहतर तरीके से जनता की अपेक्षाओं के साथ, समय के साथ इवॉल्व करेगी, निश्चित रूप से उसको एक एडवांटेज मिलेगा। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने, और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार किया है और पूरे देश को बहुत उम्मीदें हैं कि पिछले 10 साल से देश की अर्थव्यवस्था जो गड़बड़ाई है, देश में युवाओं को बेरोजगारी और तमाम तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अच्छी दिशा प्रदान करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि बड़ी बड़ी पार्टियां, जितनी बड़ी पार्टियां हैं देश की, उनके बड़े नेता और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में उनके ही परिवार के लोग राजनीति के मैदान पे कूद रहे हैं? क्या ये जो चलन चल पड़ा है, क्या आपको लगता है कि जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर ये उत्तराधिकार जो है, राजनीतिक उत्तराधिकार जो है, वो खरा उतर पा रहा है? प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी में जो है, निश्चित रूप से उसमें पार्टी के बूथ स्तर के, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं से सुझाव लेकर और प्रत्याशी के पिछले 8-10 साल के कार्यकाल को देखकर, उसकी इमेज को देखकर, उसके जीतने की संभावना को देखकर निर्णय होता है।
और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में इस बात का स्थान नहीं है कि पार्टी या वो प्रत्याशी किस परिवार को बिलोंग करता है। आने वाले समय में मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम इस प्रक्रिया को और बेहतर कर सकते हैं। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये एक बहुत जरूरी हिस्सा है। भावनात्मक दृष्टिकोण से यदि सोचें तो जनता जो है ज्यादा अपेक्षा रखती है, खासकर जो उत्तराधिकारी होते हैं जो नेता के, खासकर क्या आपको लगता है कि उनकी उम्मीदें जो हैं, जनता की उम्मीदें और आपकी वर्किंग, क्या ये दोनों सही हैं? देखिए, अपेक्षाएं बुरी बात नहीं है। अपेक्षाओं के साथ साथ जिम्मेदारी, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का बोध हो तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए इससे सुखद स्थिति क्या होगी। एक आखिरी प्रश्न, आपके बारे में ऐसी कोई बात जो इस क्षेत्र की जनता, न केवल इस क्षेत्र की जनता बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में कोई ना जानता हो, जो आप अपने मतदाताओं से शेयर करना चाहेंगे? देखिए, एक विषय है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा कवर्धा के शिशु मंदिर स्कूल में हुई और विशुद्ध रूप से हिंदी माध्यम में हुई। कक्षा 11वीं में भोपाल में एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में सीबीएसई स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ और निश्चित रूप से माध्यम के बदलाव से एक बड़े शहर में जाने से शुरू में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ी। लेकिन उस मेहनत ने मुझे मजबूत किया, उस मेहनत ने मेरा आत्मविश्वास जगा दिया और कहीं ना कहीं मेरा ऐसा मानना है कि पूरे छत्तीसगढ़ की जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश उनके दिमाग में एक हवा के रूप में, एक कॉम्प्लेक्स के रूप में रहता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज को सीखने के लिए मेहनत और समय, ये दो चीजें यदि हम ईमानदारी से दे दें तो असंभव कुछ भी नहीं है। और मेरा अनुभव है कि हमारे अंचल के छात्र, हमारे छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स दिमाग में किसी देश के, मैंने हर कोनों के लोगों को देखा है, किसी से कम नहीं है। उनमें आत्मविश्वास और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए उनके लिए अवसर ये उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये एक अनुभव रहा था मेरा, जो शायद मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव था। चुनाव प्रचार जिस गति से आपका आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर रमन सिंह उन्होंने कहा भी है, अपने कार्यकर्ताओं से कहा है, यहाँ पर कई बार कहा है कि एक सीट मैं आपके भरोसे छोड़ जा रहा हूँ। आपका चुनाव प्रचार जिस दिशा में बढ़ रहा है, क्या आप कभी अपने पिता से अपने प्रचार संबंधी जो त्रुटियां हैं या उसको बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं? मेरी चर्चा समय समय पर होती रहती है, हर 2 दिन 3 दिन के अंतर में कभी बातचीत हो जाती है और बातचीत हल्की फुल्की होती है। मुझे लगता है कि राजनांदगांव को लेकर उनके मन में राजनांदगांव के कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है और जिस तरह से पूरी टीम कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर से लेकर जिला संगठन तक लोग मेहनत कर रहे हैं, उसको देखकर उनको मालूम है कि राजनांदगांव में एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और इसलिए वो अपना ध्यान इस प्रदेश की बाकी 10 लोकसभा सीट में लगा रहे हैं। आप चुनाव जीत के बाद ऐसी कौन सी चीज होगी जो आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होगी, खासकर राजनांदगांव की जनता के लिहाज से? मुझे लगता है कि पूरे राजनांदगांव की लोकसभा की यदि मैं बात करूं तो रोजगार एक प्रमुख रूप से हर जिले की, हर विधानसभा की मांग के रूप में सामने आ रहा है। कृषि प्रधान हमारी लोकसभा है, तो हर गांव में सिंचाई की व्यवस्था की उपलब्धता और आने वाले समय में राजनांदगांव लोकसभा को पूरे देश में एक नई पहचान के रूप में स्थापित यदि कर सकूं तो ये मेरी प्राथमिकता होगी। जीत के बाद अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जो उम्मीदवार होता है वो जीतने के बाद अपने क्षेत्र को भूल जाता है, संगठन को भूल जाता है। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी जीत के बाद, सत्ता या संगठन? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जीत तब होगी जब 5 सालों बाद इस क्षेत्र के विकास को लेकर आपके साथ बैठकर मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ और पूरे उत्साह के साथ आपको बता पाऊंगा कि इन 5 सालों में ये काम हुए हैं और जनता का आशीर्वाद मेरे साथ आज भी है। मेरी सही जीत मुझे लगता है इस क्षेत्र की सेवा कर होगी, ना कि चुनाव के रिजल्ट को देखकर। संगठन के कहने पर चुनावी समर में उतरे
अभिषेक सिंह ने अपने धुआंधार प्रचार अभियान से अपने प्रतिद्वंदियों को अचंभित कर दिया है। अब वे पूरी तरह से जोश खरोश और आत्मविश्वास के साथ अपने पिता के विकास के मॉडल को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। उमा शंकर शर्मा, पल्स मीडिया, राजनांदगांव। आप है विश्व की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के युवा मतदाता। मतदाता अर्थात लोकतंत्र का आधार। आपकी बड़ी भूमिका है बनाने में सरकार। वोटिंग आपका अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। पल्स नेटवर्क के सारे दर्शकों से मैं ये अपील करना चाहूंगा तहे दिल से कि आप लोग सब बड़ी तादाद में वोट करने जाएं। मनी मंत्र के इस एडिशन में कवर स्टोरी द ग्रेट इंडियन विज्ञापन बाजार, आमदनी बचत और निवेश का पाक्षिक मनी मंत्र। पल्स ग्रुप के दर्शकों से अपील है कि आप वोट जरूर करें। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान फिर हमला हुआ है। दिल्ली के दक्षिणपुरी में रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मारने की कोशिश की। हमले के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोपी की जमकर पिटाई करने के बाद कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। केजरीवाल पर हुए हमले पर कांग्रेस ने सभी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी के मुताबिक चुनाव के दौरान जनता केजरीवाल का हिसाब करेगी। छोड़ के भागे हैं वो जो सारे तथ्य हैं वो आप लोगों के सामने हैं और मुझे लगता है कि जनता उन सभी चीजों को संज्ञान में लेकर उचित फैसला करेगी। बाबरी मस्जिद पर कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन के हवाले से दावा किया है कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद का ढाए जाने की घटना उन्मादी भीड़ का काम नहीं था, बल्कि ये सब एक सुनियोजित तरीके से किया गया था। कोबरा पोस्ट का दावा है कि उस वक्त राम मंदिर आंदोलन की अगुवाई कर रहे बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह इस योजना से अच्छी तरह से वाकिफ थे। कोबरा पोस्ट ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले 23 लोगों पर यह स्टिंग ऑपरेशन किया है। स्टिंग में दावा किया गया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाहरी मस्जिद को ढहाने की योजना संघ परिवार की अलग अलग शाखाओं ने बनाई थी, जिसे संघ के प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने अंजाम तक पहुंचाया था। बीजेपी ने कोबरा पोस्ट के राम जन्मभूमि के नाम से जारी स्टिंग ऑपरेशन का विरोध किया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से स्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। एनजीओ के माध्यम से बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि जैसे संवेदनशील विवाद पर एक प्रायोजित स्टिंग ऑपरेशन कराया गया है कि प्रकाशित और प्रसारित करने से तत्काल रोक लगाई जाए, अन्यथा चुनाव के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सांप्रदायिक तनाव और हिंसा में बदल सकता है। साथ ही यह भी जांच की जानी चाहिए कि चुनाव के दौरान इस प्रकार की शरारतपूर्ण साजिश के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। बीजेपी नेता उमा भारती ने स्टिंग को सीधे तौर से कांग्रेस की साजिश करार दिया है। कोर्ट में मैं कह चुकी हूं और जो मामले कोर्ट में हैं उसमें मैं अलग से एक शब्द नहीं बोलूंगी। मैंने कोर्ट में जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। आप लिब्राहन कमीशन में मेरी पूरी स्टेटमेंट को देख लीजिए और स्वयं लिब्राहन कमीशन ने भी मेरे स्टेटमेंट को चैलेंज नहीं किया।
तो मैं पूरी तरह से षड्यंत्र के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार मानती हूँ। कि किस षड्यंत्र के लिए, किस जो बता रहे हैं वो कोबरा या नाग या बिच्छू सांप जो भी आप बता रहे हैं उसके लिए।